सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग, जो हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग है, पेपर नंबर 2 लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, हमारा पेपर है वो 100 मार्क्स का है और मैंने स्क्रीन पे आपके शेयर किया हुआ है कि हमारे दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए वो 80 मार्क्स का है, पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है। मेरे पास टोटल अवेलेबल जो क्लासेस हैं वो 4 क्लासेस हैं, टोटल 4 क्लासेस मेरे पास अवेलेबल हैं सर। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो नंबर ऑफ क्लासेस मेरे पास 4 हैं। तो मुझे इन 4 क्लासेस में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है जितना मैं करा सकता हूँ। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि इन 4 क्लासेस में मैं आपको मैक्स टू मैक्स एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस करा सकूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे चैप्टर्स हैं। तो मैं सारे चैप्टर्स में नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ आई एम डैम श्योर कि जो मैं आपको करा रहा हूँ अगर आप उन्हें अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपके 80 to 90 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, अगर आप उन्हें उन चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं उन चैप्टर्स पर फोकस करूँ जो आपके एग्जाम में आने ही आने सर। हैं। सारा सिलेबस हम कवर उसमें नहीं करने वाले हैं। तो जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले जो आपको बता देता हूँ कि इसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पार्ट ए है, मैंने सर्कल किया हुआ है और वो है 80 मार्क्स का। फिर पार्ट बी है जो 20 मार्क्स का है। तो पहले मैं जो आपको शुरू करने वाला हूँ, पहले मैं जो आपके लिए शुरू करने वाला हूँ पार्ट बी का, जो मेरा 20 का चैप्टर है, जो श्योर श्योर आता ही है एग्जाम में, जो एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा पार्ट मेरा। तो मुझे पहले उन चैप्टर्स को कवर करना है कि जो मेरे सिक्योरली एग्जाम में मेरे को मार्क्स सिक्योर करवा सके। ठीक है, आप इसका या तो नोट कर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला करता हूँ। जो आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने आपके लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपके ट्रू फॉल्स हैं, जो अराउंड 100 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स कवर करते हैं, उनके लिए मैंने आपके बॉटम सारे पीडीएफ रेडी कर दिए हैं, जो मैं आपको फाइल सारी शेयर कर दूंगा। आपके ट्रू फॉल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मैचिंग्स हो गए, सबकी फाइल्स रेडी हैं। आप कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम उसको करते जाएंगे और आपका ये कंटेंट रेडी होता चला जाएगा। अब मैं आता हूँ इस पे। आपको सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं कैसे शेयर करूंगा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ के? मैं एनआईआरसी को सेंड कर दूंगा, आप एनआईआरसी के थ्रू मेल आईडी आपको शेयर कर देंगे। आप उसकी टेंशन ना लीजिए कि किस तरह से ये चीज़ें शेयर होंगी, लेकिन ये शेयर आपको सारा डेटा मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं
क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए आपको थोड़ा पेपर का ओवरव्यू देता हूँ कि पेपर में कैसे चीज़ें आती हैं और क्या हमारा पेपर का फॉर्मेट रहता है, किस तरह से चीज़ें आती हैं। देखो 100 मार्क्स के पेपर में मैं दो पार्ट लेके चलता हूँ। बी है, ठीक है। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक पेज का, जो अभी अगर किसी बच्चे ने नहीं किया होगा। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है पार्ट ए 80 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का। तो मैं थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू दे देता हूँ। पार्ट ए में 80 मार्क्स के अंदर हमारे पास तकरीबन 48 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स के मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स रहते हैं और 6 मार्क्स के मेरे पास चिंक्स रहते हैं। ठीक है। तो मेरा जो 80 मार्क्स का जो पेपर है, उस 80 मार्क्स के पेपर में मेरा 48 मार्क्स तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कवर कर देता है। अब मेरे पास बचा अब इन 32 मार्क्स के लिए मुझे करना क्या है, मुझे फर्दर चैप्टर्स को रीड करना है। मतलब जो रिमेनिंग बचा 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो उस अकॉर्डिंगली मुझे 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कवर अप करने होते हैं। अब 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कवर अप करने के लिए मुझे मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन को अच्छे से करना होगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, मतलब 32 मार्क्स। तो मेरा 48 प्लस 32 मार्क्स का रेशो रहता है, जो मेरा पूरा कवर करता है 80 मार्क्स। अब मैं बात चैप्टर्स के साथ, तो जो मेरा पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स में 12 मार्क्स के मेरे ऑब्जेक्टिव हैं और 8 मार्क्स में मेरे मेरा क्वेश्चन आता है कॉस्ट शीट का या फिर थ्योरी का जो क्वेश्चन मेरा आता है। तो ये ओवरऑल मेरा एक तरीके से फॉर्मेट में इस पेपर के अंदर, अकाउंट्स के पेपर के अंदर अगर हमें अच्छे वाले मार्क्स लेके, तो उसके लिए सबसे ज्यादा ये है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से करके चलूं। मेरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या फिर मेरे जो ट्रू फॉल्स हैं या फिर मेरे जो फिलअप्स हैं, वो कवर करते हैं 100 मार्क्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मैंने 100 नंबर में अगर मैं 7 नंबर अपने इसमें से सिक्योर कर लेता हूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। ये तीन हो गई। अब मुझे लगता है शायद ओवर लगाते हुए मैं फटाफट से कॉस्ट शीट को शुरू करता हूँ। मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज का। मैं रहा हूँ।
को एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये जो मेरा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट का, ये तकरीबन 8 मार्क्स है एग्जाम में। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं पार्ट बी को कवर कर रहा हूँ। पार्ट बी मेरा 12 है, वो मार्क्स, ये टॉपिक मेरा 8 मार्क्स का है। ठीक है, को समझना बहुत जरूरी है कि मुझे ये 8 मार्क्स मेरे आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 8 मार्क्स के लिए करने की जरूरत है। सिर्फ इस फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट को इसलिए नहीं समझना है मुझे कि मेरा फाउंडेशन में कॉस्ट शीट है, मुझे इस टॉपिक को इसलिए भी समझना है कि ये मेरा टॉपिक मेरे इंटरमीडिएट में भी, मेरा फाइनल में भी है। और एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट जब आप क्लियर कर लोगे सीएमए, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको इस टॉपिक पे काम करना होगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉस्ट शीट क्या होता है, कैसे काम किया जाता है कॉस्ट शीट के बेसिस पे, और कॉस्ट शीट है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि दो टॉपिक हैं, एक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो हम हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेड अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम वहां से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। बट अगर कॉस्ट, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि किस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को अपना सेल करें और प्रोडक्ट पे हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, जरूरी है कॉस्ट शीट को करना। ठीक है, कॉस्ट शीट पे आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि कॉस्ट शीट के अंदर जो शुरुआत होती है सबसे पहले टॉपिक से, वो होती है ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। साथ साथ देखते भी जाना मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ उसमें। फिर उसमें हम परचेज को, रॉ मटेरियल का परचेज, उसको हम उसमें ऐड करते हैं। फर्दर उसमें ऐड करते हैं जैसे कैरिज इनवर्ड हो गया या फिर कोई और एक्सपेंस हो गया जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। फिर मैं उसमें लेफ्ट रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जब मैं ये सारी चीज, मतलब मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड किया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, फिर लेबर या डायरेक्ट वेजेस, मैं उसमें ऐड करता हूँ डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। फर्दर मैं उसमें ऐड करता हूँ, इन तीनों चीजों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो बनता है वो आता है प्राइम कॉस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है या फिर प्राइम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। प्राइम कॉस्ट का से मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर या एक्सपेंसेस। जब मैं इन तीनों चीजों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आती है प्राइम कॉस्ट। इसको समझते भी जाएं और लिखते भी जाएं कि प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। प्राइम कॉस्ट आने के बाद फिर मैं आगे एक स्टेप बढ़ता हूँ। स्टेप में मैं उसमें ऐड करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड या फिर एक्सपेंसेस को। ओवरहेड या एक्सपेंसेस मतलब अब वो सारे खर्चे, देखो होता क्या है, होता है उसकी तीन कैटेगरी होती है। उसकी तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती है? सबसे पहली कैटेगरी उसकी होती है रॉ मटेरियल, सेकंड कैटेगरी होती है उसकी, और थर्ड कैटेगरी होती है उसकी फिनिश गुड्स की। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो तीन तरीके से मेरे साथ में होता है। मेरा जो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है, वो रॉ मटेरियल मशीनरी में जाके इन प्रोसेस में जाने के बाद फिर वो मेरा प्रोडक्ट फाइनली बनके तैयार हो जाता है। मतलब मैं ये के अंदर, एक मशीनरी के अंदर मेरा प्रोडक्ट गया, हुआ और वो बन के तैयार होके बाहर आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा ओपनिंग और किस किस का रहेगा, ओपनिंग ऑफ रॉ
रॉ मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सेम इसी तरीके से गुड्स। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम फैक्ट्री के बिल्कुल हैं। मतलब अभी हम बिल्कुल दरवाजे पे हैं फैक्ट्री के। यहाँ पे अब रॉ मटेरियल हमारा आ गया है। रॉ मटेरियल आ गया मतलब अब हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। हमने क्या किया? रॉ मटेरियल हमारे पास कुछ पहले से पड़ा हुआ था, वो हमारा ऑफ मटेरियल। फिर हमने क्या किया? हमने और रॉ मटेरियल परचेज कर लिया क्योंकि जरूरत थी। हमने उस रॉ मटेरियल को उसमें लगा दिया। कुछ प्रोडक्ट हमारा बच गया, उसको हमने छोड़ दिया। अब हम आ चुके हैं, फिर हमने क्या किया? लेबर लगाई उसमें, फिर हमने एक्सपेंस लगाए। क्योंकि कोई शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए रॉ मटेरियल, आपको चाहिए उसमें लेबर, और ये आपके बाकी एक्सपेंस। आप इन प्रोडक्ट के साथ शुरू करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे एक बार कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। तो का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्राइम कॉस्ट के लिए होता क्या है? प्राइम कॉस्ट बोले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो बनेगा प्राइम कॉस्ट। चलिए अब मैं आगे आता हूँ। आगे मतलब अब आप समझिए, अब हम दरवाजे से अंदर हैं। हम अब हमें मशीनरी की तरफ बढ़ना है, जिस मशीनरी के अंदर प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार होना है या फिर जाना है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो जब हम उस मशीनरी के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे, अपने रॉ मटेरियल को भेजेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो जिन्हें हम फैक्ट्री के एक्सपेंस कहते हैं। तो उन सारे खर्चों को, जो खर्चे हैं, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, उन्हें जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, अब हमें फर्दर कॉस्ट को जाना है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? कुछ खर्चों को हम ट्रेड, कुछ खर्चों को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर तो मैं ये कहूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे वो आते हैं जो ज्यादातर प्रोडक्शन से रिलेटेड, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, पेजेस आ गया, और मेरा कैरीज इनवर्ड आ गया, फ्रेट इनवर्ड आ गया। खर्चे कौन से वाले जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, जैसे सैलरी, स्टेशनरी, लोन पे इंटरेस्ट, वो सारे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो वही सारे खर्चे यहाँ भी आएंगे, लेकिन वो अलग अलग स्टेज में आएंगे। कुछ प्राइम कॉस्ट से पहले आएंगे, कुछ प्राइम कॉस्ट के बाद आएंगे, तो अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, तो हमें इस कॉस्ट शीट को ऐसे ही समझना है कि खर्चे तो हमें सारे ऐड अलग अलग स्टेज पे। देखो एक फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं, कौन कौन से खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्चा है लूज टूल। लूज टूल मतलब जो मेरे नट बोल्ट हैं उनका जो खर्चा है। ठीक है, उनका जो डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर फर्दर है मेरा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, लेबर इनडायरेक्टली, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत सारी लेबर ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, कि एक मशीनरी के ऊपर 4-5 सुपरवाइजर लगे होते हैं। फिर है फर्दर मेरा इनडायरेक्ट मटीरियल। फिर है मेरा इनडायरेक्ट मटीरियल। फिर है मेरा इनडायरेक्ट मटीरियल जो मेरा ठीक है। फिर आता है मेरा रेंट एंड रेट्स। मतलब रेंट एंड रेट्स वो कौन सा वाला जो सिर्फ फैक्ट्री रेट्स, मतलब जो फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स है। ठीक है, मेरा लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग जो मेरा फैक्ट्री प्रेमाइसेस में लगा, क्योंकि जब मुझे मशीनरी शुरू करनी है तो मशीनरी शुरू, मुझे लाइट भी चाहिए और मुझे हीट। मतलब अगर मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसा है कि मुझे हीट की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक चिमनी की जरूरत पड़ सकती है, मुझे एक भट्टी की जरूरत पड़ सकती है। फिर है मेरा पावर एंड फ्यूल। ये एक ऐसा पॉइंट है पावर एंड फ्यूल का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर मतलब जनरली आप इस बात को समझें कि हम हमारे घरों में जो पावर होती है वो एक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस बेस पे हमारी जो मशीनरी है उस पे वो चल नहीं सकती। तो हमें क्या करना होता है? हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी हैवी वोल्टेज चाहिए होता है जिससे हमारी मशीनरी को एक स्टार्ट मिल जाए, क्योंकि मशीनरी को शुरू करने की बहुत हैवी वोल्टेज चाहिए होती है।
जैसे आप इसको ऐसे समझें कि हमारे घर के जो एसी होते हैं, उन एसी को रन करने के लिए हमें 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का हमें शुरू करना होता है, मतलब हमें हैवी वोल्टेज चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें मशीनरी को शुरू करने के लिए भी इतना ही हैवी पावर चाहिए होता है, तो वो हमारा पावर हुआ। फिर फ्यूल। फ्यूल मतलब कुछ मशीनरी ऐसे जिन्हें डीजल या पेट्रोल या फिर अदर जो हमारे फ्यूल कैटेगरीज वाले हैं, हमारे पेट्रोल वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो इस कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है। फिर है हमारा फर्दर रिपेयर है। रिपेयर मेंटेनेंस मतलब मेरी मशीनरी का जो मेरी फैक्ट्री के अंदर प्रेमाइस, जो मेरा पूरा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के पूरे अंदर का जो मेरा खर्चा आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, वो सारा का सारा इसमें कवर हो। मतलब मेरी फैक्ट्री अगर टूट फूट गई है, मेरी फैक्ट्री में कुछ रिपेयर का काम हुआ है, तो वो सारा इसमें कवर होगा। इसके बाद फिर आते हैं ड्राइंग्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चे जो मैं फैक्ट्री से विड्रॉ कर रहा हूँ। फिर है मेरा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट का भी खर्चा इसमें कवर होता है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्लांट का, लेकिन फैक्ट्री का। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ डेप्रिसिएशन प्लांट एंड फैक्ट्री। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी किसका? फैक्ट्री का। इंश्योरेंस ऑफिस का भी हो सकता है, ऑफिस के स्टाफ। वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर मतलब जो मेरी फैक्ट्री का जो मैनेजर है, उसकी जो सैलरी होगी वो मेरा इसी का पार्ट बनेगी। तो आपने रफली रफली देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड या एक्सपेंस में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। इन सारे खर्च जब मैं प्राइम कॉस्ट में ऐड करता हूँ, इन सारे खर्चों को जब मैं प्राइम कॉस्ट में ऐड करता हूँ, तो वो मेरी आती है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। वो आती है मेरी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ खर्चों का सही तरीके से कहाँ ही सारा मेन खेल है। जब मेरी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है, तो फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद मुझे उसमें ऐड करना होता है ओपनिंग प्रोग्रेस, और मुझे लेस करना होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो मेरे पास क्या बनती है फाइनली? मेरे पास आती है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क। मतलब मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि हमने दो पड़ाव कर लिए। पहला पड़ाव था हमारा प्राइम कॉस्ट का, और दूसरा पड़ाव है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट का या फिर वर्क कॉस्ट का। पहला हमने क्या किया? रॉ मटेरियल को हम फैक्ट्री प्रमाइस में लेके आ गए। पहले हमने क्या किया? हम रॉ मटेरियल को फैक्ट्री आ गए, किया कि अपने रॉ मटेरियल को हमने मशीन। ओके, ओके। फिर हमने क्या किया कि अपने जो प्रोडक्ट उसे शुरू किया, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को हमने इन प्रोसेस लगा दिया, यानी कि अब हमारे हैं। तो पहला खर्चा हमारा वो जो हमारा रॉ मटेरियल परचेज का खर्चा था, और अब हमारा खर्चा वो कि जो हमारा शुरू हुआ किसके अंदर? मशीनरी के अंदर। हमने क्लियर हो गई? अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, यानी कि हमारा सामान बनके तैयार हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले खर्चे पे। अगला खर्चा कौन सा है हमारा? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि वो खर्चे जो अब हमारे ऑफिस के हैं या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा है रेंट एंड रेट्स। ठीक है, मैंने रेंट एंड रेट्स ऊपर भी लिखा हुआ था फॉर्मेट के अंदर, लेकिन वहां लिखा हुआ है साफ साफ फैक्ट्री, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट एंड रेट्स कौन सा वाला? ऑफिस का। फिर अगला है सैलरी ऑफिस का। ठीक है, सैलरी किसका? वो ऑफिस का स्टाफ जो ऑफिस करता है, ये उसकी सैलरी है। फिर है मेरा इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। ऑफिस एंड इक्विपमेंट। फिर आता है पोस्टेज। पोस्टेज मतलब कुछ कुरियर के एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ भी पेपर वर्क हो सकता है, वो इसमें कवर होगा। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ एंड इक्विपमेंट, ऑफिस में बहुत सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, लाइक कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शंस हो सकते हैं, फर्नीचर में टेबल्स हो सकती हैं, चेयर हो सकती हैं, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स हो सकती हैं। तो उनका जो डेप्रिसिएशन होगा वो इस कवर होगा।
देन इसमें आते हैं हम लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस मींस कि फैक्ट्री या फिर हमारा जो बिजनेस है या फिर हमारा जो इनकॉर्पोरेशन है, जो हमारी कंपनी है, उस कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्सेशन का इशू आ गया या फिर किसी दूसरी कंपनी ने कुछ इशू क्रिएट कर दिया तो हमें लिटिगेशन में भी जाना पड़ सकता है। मतलब हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ सकता है, हमें लॉयर को हायर करना पड़ सकता है। उस केस में क्या होगा, हमारे जो खर्चे होंगे, एक्सपेंस हैं, इसमें कवर होंगे। ठीक है। देन आफ्टर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट फीस का। ऑडिट फीस मतलब कंपनीज हैं, जो एक इनकॉर्पोरेशन है या फिर कोई कवर अप है, जिस तरीके के भी हैं, जो फर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ कंपनीज के, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो या फिर हो, वो किसी भी एक स्पेसिफाइड लिमिट को जब क्रॉस करते हैं, एक टर्नओवर की लिमिट को करते हैं, तो उसके बाद उन्हें ऑडिट के कैटेगरीज में कवर होना पड़ता है। चाहे वो हो ऑडिट हो या फिर फाइनेंशियल ऑडिट हो या फिर वो कॉस्ट ऑडिट हो। ठीक है। तो उसके लिए कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर करती है और उन प्रोफेशनल्स की एक फीस पे करनी होती है। तो वो प्रोफेशनल्स की जो फीस है, प्रोफेशनल्स की फीस है, फीस में वो चीज ऑडिट फी में कवर की जाती है। तो ये खर्चा हमारा इसमें ही कवर, ये खर्चा हमारा ऑफिस एंड एडमिन का ही खर्चा है। इसके बाद बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आपके होते रहते हैं, एक बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको रफली समझाऊं तो रफली रफली अगर तो चेक खर्चा हो गया, मतलब चेक बुक इशू का खर्चा हो गया, स्टेटमेंट का खर्चा हो गया। सारी कंपनी को स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू कर देती हैं कि आपको मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स करने हैं या फिर मेरे बिहाफ पे आपको करनी है, तो उसके लिए भी बैंक उनसे चार्ज करता है। तो ये सारे खर्चे बैंक चार्ज में इन्वॉल्व। अदर ऑफिस एक्सपेंस का मतलब हुआ कि अब जो कुछ बाकी खर्चे बचे वो इस कवर हो जाएंगे। चलिए, तो जब मैं यहाँ तक आता हूँ ना, तो मेरा क्या बन के तैयार हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप देखो, एफ प्लस टोटल ऑफ जी। एफ मतलब वर्क कॉस्ट। उस फैक्ट्री कॉस्ट में जब मैं ऑफिस एंड एडमिन के खर्चों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन में देखो, मुझे ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। ठीक है, मुझे ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और मुझे माइनस करना है यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जब मैं ये दोनों चीजें कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर फॉर्मेट को नोटिस करें तो हमने क्या किया, तो प्लस किया है, को माइनस किया है। चाहे वो ओपनिंग स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का हो या वो WIP का हो या फिर फिनिश गुड्स का हो। ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों करते हैं कि हम ओपनिंग को तो प्लस करते हैं, हम क्लोजिंग को माइनस करते हैं। तो अब सब कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का यहाँ पे इनकम नहीं की जाएगी। इनकम की बात मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है उसकी बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका खर्च हो रहा है, जो आपका एक्सपेंसिव अमाउंट है, आपके पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा एक्सपेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, एक्सपेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, लेकिन वो आपकी इनकम की कैटेगरी में काउंट होता है। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका इनकम की कैटेगरी में काउंट होता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं हमेशा, स्टॉक को हम प्लस करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ थोड़ा सा।
11th क्लास में आपने एक चैप्टर रीड किया होगा, पढ़ा होगा, जिस चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट। ठीक है, उसमें हमें ट्रेडिंग प्रिपेयर करना होता, लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता। तो ध्यान अगर उस बात पे थोड़ा सा अगर आपका जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक जो आता है मेरा 2 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक आता था बाई की साइड। ठीक है, साइड मेरा क्लोजिंग और मेरा सेल्स आता था, मैं दोनों को प्लस करता था, उस दोनों को प्लस 2 वाले आइटम, मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक, मेरा परचेज, मेरा कैरेज इनवर्ट, मेरा फ्रेट इनवर्ट, मेरा विकेज, मैं सब करता था। और मेरा क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। स्टॉक के अमाउंट को माइनस कर देता हूं, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को प्रॉफिट भी कम हो जाता। और अगर मैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट है वो भी लेस हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो मेरा, अगर मैं उसको वहां या मैं, तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, ग्रॉस वाला भी और नेट वाला भी। तो बात का लॉजिक समझ जाइए अच्छे से, कि ओपनिंग स्टॉक को हम एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं, इनकम की कैटेगरीज में रखते हैं, इसलिए ओपनिंग को प्लस किया जाता है और क्लोजिंग को माइनस किया जाता है। अच्छा, अब मैं यहीं तक हूं, मैं अभी आगे मैं नहीं बढ़ा हूं, तो मैं एक बात आपको और बताना, ध्यान दे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ बना के तैयार करते हैं, एनालिसिस के अंदर हमने कुछ बना के तैयार किया, तो अक्सर ऐसा होता है, और ये नॉर्मल प्रोसेस है, कि नॉर्मल लॉस भी होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ, कि कुछ टूट फूट हो गई, कुछ के तैयार हुआ, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई माल के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रैप। मतलब अरे यार ये तो हो गया, ये तो कबाड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस कबाड़े को फाइनली प्रोडक्ट पे जाने से पहले ही अलग करके और हम उसे किसी ना किसी को सोल्ड कर देते हैं। मतलब हमने कोई किसी को सोल्ड कर दिया, किसी को बेच दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी स्क्रैप अगर आप इस तरह से सेल करेंगे, तो आपको उसकी कॉस्ट को भी यहाँ से लेस करना होगा। मतलब करना होगा। आप बात को समझिए, अगर वो मेरा फैक्ट्री में हुआ है तो फैक्ट्री एक्सपेंस में मैं स्क्रैप माइनस करूंगा, यानी कि फिनिश हुआ है तो मैं उसको ऑफिस के खर्चों से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद से कर दूं। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि हम कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने कंप्लीट किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड, उसके बाद हमने कंप्लीट किया कॉस्ट ऑफ। चलिए, अब आते हैं हम अपनी लास्ट कैटेगरी जो हमारा एक्सपेंस की रहती है, ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर होता क्या है, आप समझिए। हम से लाए फैक्ट्री के पर लेकर आए, फैक्ट्री का जो मैनेजर था उसने क्या किया, फैक्ट्री में जो मेरा क्या किया कि वो गया और जाते ही उसने उस मशीनरी के अंदर उसको प्रोसेस में लगा दिया और माल बनकर तैयार हो गया। फैक्ट्री की मैनेजर ने कहा सेल्स मैनेजर से कि भैया माल बनके आपका तैयार हो चुका है, अब आप इसको प्रोडक्शन मैनेजर बना, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, उसने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या यही बिजनेस होता है? नहीं, ये बिजनेस नहीं होता है। आपने रेडी किया है उसका कोई लॉजिक नहीं है, प्रोवाइडेड कि जब तक आप उसको मार्केट में लॉन्च नहीं करते, आप उसमें जाइए और मार्केट में बना के बेचिए उसको। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेल्स, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेल्स मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर की, कि भैया अब ये माल कैसे मार्केट में बिकेगा और कहाँ कहाँ बिकेगा। खर्च कौन से वाले में? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग मतलब माल को बेचने का खर्चा, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल को पहुंचाने का खर्चा क्योंकि ये
है कि मेरे जो फैक्ट्री प्रेमाइसिस है वो हरियाणा में हो या गुड़गांव में हो, और मुझे माल फॉर हो या फिर तमिलनाडु पहुंचाना हो, तो ये जो कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है, ये भी इसी वाले हेड के अंदर कवर होगी। जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं फिर से बता दूं, इस टॉपिक पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसी टॉपिक पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, और एग्जाम में आएगा ही आएगा। लेकिन इस टॉपिक का जो चैप्टर है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्रूशियल टॉपिक है ये, 20 मार्क्स का टॉपिक चैप्टर है पूरा। और ये टॉपिक और ये कॉस्ट शीट इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटर में भी पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी पड़ेगी, और आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, सीएमए एग्जाम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बाद थ्रू में आइए, आप प्रैक्टिस में आइए, आपको अगर आप में आए तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि फाउंडेशन में एग्जाम देने, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हमें इसको सीख आते हैं। सेलिंग वाले खर्चे पे सबसे पहला जो हमारा expense है, हमारा पहला एक्सपेंस है शोरूम का रेंट एंड रेट। शोरूम का रेंट एंड रेट, भैया हम, मेरे फैक्ट्री में कोई नहीं आएगा, मुझे शोरूम पे अपने माल को रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हीरो की मोटरसाइकिल्स हैं या की बाइक्स, वो जो बाइक है वो कहाँ बन तैयार हो रही है, कहाँ इंस्टॉल हो रही है, हमें नहीं पता, लेकिन हम कहाँ से परचेज करते हैं, जो हमारे के नियर बाय जो हमारा शोरूम होगा। तो शोरूम मतलब एक तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है हमने जो तैयार किया है उसको हमें डिस्प्ले करने के लिए एक जगह शोरूम है। तो उस शोरूम का मेरा जो रेंट है और मेरा रेट्स जाएगा, वो इस वाले खर्चे के अंदर आएगा। अब है मेरा फर्दर सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन। देखो भैया, तरीके का होता है, या तो वो कमीशन पे काम करेगा, या फिर वो सैलरी पे काम करेगा, या फिर वो दोनों पे काम कर सकता है। मतलब कि भैया मैं आप इतना माल बेचूंगा और एक प्रोडक्ट पे आप मुझे कितना कमीशन पे करोगे, ठीक है। तो एक वो भी कैटेगरी हो सकती है। या फिर मैं सेल्समैन, मतलब मैं अपने पास एक एम्प्लॉय रखूं, इसको मैं सेल, और वो मेरी सेल्समैन की सैलरी हो जाएगी। या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं कि मैं उसको सैलरी भी पे करूं और मैं उसको, ठीक है। तो ये समझना मुझे बहुत। थर्ड है मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब मैंने माल बना के तैयार कर दिया, अब मुझे मीटिंग लोगों को बताने के लिए जाना पड़ेगा कि मेरा माल बन के तैयार हो गया है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये वाले स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आपकी जो रिक्वायरमेंट उसको इस तरीके से फुलफिल कर सकता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है मेरे लिए कि मुझे इस तरीके से इस वाले आना है ट्रैवलिंग में। अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जा सकते हैं, मालिक भी जा सकता है, सीईओ भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की मीटिंग है, और जो मेरा सेल्स लेवल कर। चलिए, अगला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेल्स डिपार्टमेंट। देखो भैया, जब माल, तो आपको उसके लिए इनवॉइसेस इशू करने होंगे, आपको उसके लिए बिल्टी तैयार करनी पड़ेगी, जिससे हम बिल्टी मतलब के ऊपर जो रहता है कि आप पहुंचेगा, जैसे ई वे बिल है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। बात है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको पता है कि बिना एडवर्टाइजिंग के आप लॉन्च, अगर मे बी पॉसिबल कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल जाए, रन कर जाए, बट बहुत लंबा टाइम लगेगा, और वो भी आज के जैसे सिनेरियो में जबकि सब कुछ डिजिटाइज है। तो उस केस में क्या है कि आपकी चीजें बहुत ज्यादा, अगर आप उसको नॉन जिसे आप ऑफ मोड पे, क्या होगा कि आपके लिए वो चीजें बहुत थोड़ा टफ रहेंगी। तो एडवर्टीजमेंट का होना बहुत ज्यादा, ये बताना कि हमने ये बना के तैयार किया है, और हम इस प्रोडक्ट को इस कॉस्ट पे इस हम लॉन्च हैं। चलिए, अगला है, हो सकता है कि मुझे अपना प्रोडक्ट किसी को कुरियर करना पड़े, मुझे किसी को बाई रोड या बाई ट्रांसपोर्ट ना भेज के मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना पड़े, या फिर जो कॉस्ट कवर हो जाएगी।
इसके बाद है मेरा कलेक्शन एक्सपेंसेस। कलेक्शन एक्सपेंस मतलब देखिए, माल बेच काम होता है एक तरीके से, लेकिन उस पैसे की जो वसूली है, पैसे की वसूल मुश्किल आपने, लेकिन उस पैसे सारे के सारे डेटर से, सारे दुकानदारों से बहुत मुश्किल काम होता है। तो कई बार आपको करना पड़ रहा है कि आपको कैसे रिकवर करने हैं। तो ये आपके वो कलेक्शन चार्जेस हैं जो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब का जो माल, आपका माल फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर आता है, रॉ मटेरियल, तो वो एक्सपेंस है आपका कैरेज इनवर्ड। लेकिन क्या तैयार आपका जब ट्रक बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट के लिए, प्रॉपर मतलब फिनिश गुड्स के, तो उस पे जो भाड़ा जा रहा है, जो उस पे किराया जा रहा है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपके हैं कैरेज आउटवर्ड। आगे है डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हेन। देखो भाई, मोड से तो जाएगा ही जाएगा, फिर वो रेलवे के मोड से जाएगा, या फिर वाटरवेज के मोड से जाएगा, या फिर आपके वो रोडवेज से जाएगा, हो सकता है वो आपके एयरवेज से भी चला जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि जन बहुत सारी कंपनी एयरवेज के थ्रू अपने प्राइवेट जेट्स रखती हैं। तो वो जैसे फेडेक्स है, फेडेक्स के लिए प्राइवेट जेट रखता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी, अगर आप अगर आप व्हीकल है, तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। उस डेप्रिसिएशन आपका होगा वो यहाँ पे इस वाले हेड में आ जाएगा। फिर है आपका, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, आप जरा इसको इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपका प्रोडक्ट आपको ठीक लगे तो आप, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। जैसे आपने एक ऐड देखा होगा, टीवी में ऐड आता है घड़ी साबुन का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस तरीके का। तो सेम उसी तरीके का, तो आपको सैंपल्स भी देने पड़ सकते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, या फिर आपको फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट भी एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट होता है, ये भी अगर आप जाने तो आप समझ सकते हैं। फ्री गिफ्ट मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मुकेश, तो उन्होंने इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि सारी सिम फ्री, कॉलिंग फ्री, ये फ्री वो फ्री। तो उससे क्या, उनकी लोगों तक पहुंच गए जो कभी मोबाइल फोन भी यूज नहीं करते थे, क्योंकि सब कुछ फ्री था। और आज उनका जो नेटवर्क है रिलायंस जियो का, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस कंपनी की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी, आप समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्री गिफ्ट की ही बात है। कई बार होता है फेस्टिवल्स में बहुत सारी कंपनियां फ्री गिफ्ट लॉन्च करती हैं, जैसे फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो भी इसका पार्ट होता है। तो खर्चों को ऐड करते हैं तो हमारी फाइनली क्या आती है, कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब प्राइम कॉस्ट को जब मैं कॉस्ट कॉस्ट के, फिर उसमें ऐड करता हूँ मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ उसमें ऐड होती है मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मैं ऐड करता हूँ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ तक आने के बाद फिर मुझे क्या करना होता है, के बाद सीधा मैंने लिखा के, जे के बाद के, मतलब कॉस्ट ऑफ, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो मुझे फाइंड आउट करना होता है, मतलब वो मेरा बैलेंसिंग फिगर होता है। जनरली क्या है, कॉस्ट मैंने होगा एग्जाम में आपको सेल्स दी होगी, या हो सकता है आपको सेल के लिए कुछ कंडीशन, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे बुक के, तो वहां पे हम दिखा बता देंगे कि कैसे कैसे चीजें होती है। तो तीनों चीजें हमारे पास, सेल्स तो हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा, और प्रॉफिट गिवन है तो हमारा सेल्स हम के आएगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ इस कॉस्ट शीट को। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले मैं शुरू, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मैं उसमें ऐड करूंगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अदर परचेज एक्सपेंस रॉ मटेरियल, फिर मैं उसमें आऊंगा, फिर मैं लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सब चीजों को, इन चार आइटम को यूज करने के बाद मेरे पास आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टॉपिक का। डायरेक्ट लेबर को मैं उसमें ऐड करूंगा, और उसके बाद है मेरा अदर। जब मैं इन तीन चीजों को ऐड करता हूँ, तीनों चीजों को ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा प्राइम कॉस्ट। मेरे पास आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद, प्राइम कॉस्ट के बाद प्राइम
मैं उसमें ऐड करूंगा अपने फैक्ट्री के ओवरहेड और एक्सपेंसेस, उसमें ऐड करूंगा फैक्ट्री के ओवरहेड और एक्सपेंसेस। उसमें कौन, लूज टूल है हमारे पास, इनडायरेक्ट वेजेस है हमारे पास, इनडायरेक्ट मटेरियल है हमारे, रेंट एंड रेट्स है हमारे पास, लाइटिंग एंड हीटिंग है हमारे पास, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड प्लांट का, फैक्ट्री का, इंश्योरेंस फैक्ट्री का, और उसके बाद वर्क मैनेजर की सैलरी। खर्चा है जो आपको लगता है कि इस वाले, इन वाले एक्सपेंसेस में नहीं है, तो आपको माइंड की अप्रोच, ठीक है, बेस्ट अप्रोच अप्लाई करनी है। मतलब ये खर्चा किस चीज का हो, जैसे कोई खर्चा ऐसा आ गया तो आपको दिमाग लगाना है कि ये खर्चा फैक्ट्री का हो सकता है, या सेलिंग का हो सकता है, या ऑफिस का हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन तीनों कैटेगरीज में उसको वहां पे रख देना है। अब उसके बाद जब मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद मैं उसमें ऐड करूंगा अपना ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर मैं लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर देयर आफ्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आने के बाद मैं उसमें ऐड करूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसमें मेरे पास कौन कौन से खर्चे आएंगे, खर्चा मेरे पास रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। दूसरा खर्चा है सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी। देखो स्टाफ जो होता है ना वो दो तरीके का हो सकता है, एक वो स्टाफ रहा है और एक वो स्टाफ जो मेरा ऑफिस में काम कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टाफ मेरा फैक्ट्री में लगा हुआ है, मैं उसे जो पे करूंगा उसे हम वेजेस कहते हैं, लेकिन वो पैसा जो हम एक कहते हैं उसे हम सैलरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा आता है इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, टेलीफोन एंड, उसके बाद है मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट, लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस मैंने, बैंक चार्जेस, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ जी। और फिर मेरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आने के बाद मुझे उसमें करना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स को मुझे प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को मुझे माइनस करना है। बहुत आगे जी, गुड सोल्ड आ जाएगा इसको करने के बाद। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शोरूम रेंट, सैलरी एंड कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, उसके बाद है मेरा पोस्टेज, कलेक्शन चार्जेस, कैरियर ऑफ डिलीवरी व्हेन सैंपल एंड फ्री गिफ्ट। किसी को अगर कोई डाउट है इस में कि कोई एक्सपेंस है तो हम उसे वन एक 1.3 मतलब 1:30 बजे तक, ठीक है, तो उसके में हम 1 बजे मतलब हाफ एन आवर हम डाउट्स रख लेंगे कि जो भी डाउट्स आपके होंगे। मैं 12 बजे के अराउंड आपको थोड़ा सा 10 मिनट, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे इस कॉस्ट शीट से रिलेटेड या फिर किस आज की क्लास से रिलेटेड वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ये हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है एग्जाम में कि कॉस्ट शीट के अंदर देखो, मैंने ना कॉस्ट शीट में कॉलम जो बनाए हैं, एक पर्टिकुलर का, एक है अमाउंट का, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर के अंदर जिस तरह से मैंने ये बनाया है ना फॉर्मेट, आपको उसी तरीके से इन चीजों को बनाना है, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे यही पूछेगा, फाइंड आउट प्राइम कॉस्ट, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत कम ऐसा होगा तो लगे प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कि फिर एक कॉस्ट शीट बना तैयार करो। वो आपसे कह सकता है कि भैया प्राइम कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, ठीक है, फैक्ट्री निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालो, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। और उसने अगर आपसे कह दिया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो, ऑब्वियस बात है कि पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। अगर आपसे कहता है कि फैक्ट्री कॉस्ट बनाओ या फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करो,
तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक जो मतलब स्टार्टिंग के जो आपके दो हेड हैं वो आपको सिर्फ प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, अगली वाली शीट पे। हेलो सर। अच्छा, एक डाउट है इसमें, ये पूछा है कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल दे दीजिए, बताता हूँ मैं। और एक डाउट ये है कि सर शोरूम का रेंट हमारा एक्सपेंस कैसे हुआ, बिकॉज ये तो बायर का होगा। दोस्त, फैक्ट्री हमारी है तो हमारा जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर जो बन के तैयार हुआ है उसे हमारा ही तो शोरूम होगा। बायर तो हम पे करेंगे ना। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आप जो कि मुझे अगर रॉयल एनफील्ड का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे अपने शोरूम मतलब मुझे शोरूम में बाइक रखनी होगी तो मेरे को पे लिया है तो शोरूम, तो मुझे शोरूम को हायर तरीके से। और किसी को डाउट है इसमें? सर ये जो है क्या नाम है, रेंट वगैरह मेंशन होएगा कि ऑफिस का रेंट है कि फैक्ट्री का रेंट है कि उसका है हाँ, स्टोर का? वो मुझे इस एक्सपेंस के लिए मुझे बाइफरकेशन दे सकता है कि ये जो ऑफिस ये जो रेंट है वो उसने किसके लिए पे किया है। अगर ऑफिस की बिल्डिंग के लिए पे किया है तो ऑफिस का रेंट है, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए फैक्ट्री का रेंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ टॉपिक से रिलेटेड है कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो फैक्ट्री होती है वो अलग होती है, हमारा जो ऑफिस होता है वो अलग होता है, मतलब अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है। जैसे कि मेरा फैक्ट्री का प्लांट हो सकता है कि मेरा गुड़गांव में हो, ठीक है, लेकिन मेरा जो ऑफिस है वो शायद अंदर हो। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि आप कभी गुड़गांव की तरफ जाएंगे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे उसी प्रमाइसिस में ऑफिस का भी सेटअप रहता है। वो पूरे सेटअप का जाता है, हमें क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और कितना एरिया आपके ऑफिस किया हुआ है तो प्रपोज करेंगे। मैं फिर से आपको समझ में नहीं आई, ये मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक 100 मतलब 1000 गज का, मेरे पास एक 1000 गज, 1000 गज के एरिया के लिए मैं लाख रुपया रेंट पे करता हूँ महीने का। ठीक है, और उस 1000 गज के प्लॉट के अंदर या फिर 700 या 700 गज का जो मेरा एरिया है वो मेरा फैक्ट्री चलती है और 250 गज में मेरा ऑफिस बना हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे उस लाख रुपए को, मुझे 1 लाख रुपीज के रेंट को मुझे बाइफिकेट करना होगा दोनों के एरिया के बेस पे। रेंट मेरा जाएगा किस फैक्ट्री के अंदर और मेरा 25,000 रेंट मेरा जाएगा ऑफिस के अंदर। ये बात क्लियर हो गई? ऑफर कर फ्रेंचाइज, उसका ऑफर कॉस्ट करती है भी ऐड कंपनी, करना उसका होता है। कॉस्ट भी ऐड करना होता है। Yes, sir, तो completed. ये क्या, ये थोड़ा डाउट, उसका कॉस्ट भी ऐड करना होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी हायर की है, अगर मैंने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लिया फॉर एग्जांपल कि मेरा फैक्ट्री है या फिर, लेकिन तो आप ऐसा समझिए मैंने फ्रेंचाइजी ली या फिर मैंने पेटेंट्स लिए या फिर मैंने कॉपीराइट लिया मैन्युफैक्चरिंग का, हाँ तो ऑब्वियस कॉस्ट में जाएगा, वो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा। आप रॉयल्टी कह सकते हैं इसको। इंजीनियर और एचओडी को हम भेज देते हैं, जो मेरा काम करने वाले सीनियर इंजीनियर हैं, मतलब उनका काम सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड है सारा का सारा और आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उनको आप भले आप
कुछ भी बोलो, लेकिन वो फैक्ट्री का आप उनको वेजेस में ही काउंट करोगे। कि आप उन्हें सैलरी पे करते हो, लेकिन वो जो आपकी कॉस्ट है, मतलब फैक्ट्री इंजीनियर की जो कॉस्ट है, फैक्ट्री इंजीनियर की जो सैलरी है, ठीक है, वो आप हैंडलिंग चार्जेस विल बी मिटी पार्ट बनेगा। ऑलरेडी एक ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, तो आप मुझे एक को बता दूंगा अगर आपका चल रहा है तो। आपको बिलीव कीजिए कि मैं सारा डेटा, जितना भी कंटेंट हो सकता है ना अकाउंट से related, सब कुछ मैं रेडी कर चुका हूँ। बस आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है बस। अगर आप वो कर सकते हो तो मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके से कि आप अकाउंट्स में किसी भी तरीके से 90 से कम आने वाले हैं। और ये आपको कवर अप करेगा, ये आपको मैथ्स में कवर अप करेगा, ये में कवर अप। आपको पता है कि इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाने जरूरी है, लेकिन आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई एनआईआरसी के करके किसी को भी करके, आप बाकी मैं बात कर लूंगा, आपको कुछ ना कुछ भेज दूंगा। सारे के सारे आपके कंप्लीट ट्रू फॉल्स की लिस्ट बना चुका हूँ, पेजेस बना चुका हूँ, 12 पेजेस हैं ट्रू फॉल्स के, ऑब्जेक्टिव के, मैचिंग्स के, फिलअप्स के। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उनको पढ़ के बैठना है बस, ठीक है। आपका 60 पे कहीं नहीं गया। आपको 60 में से अगर आप 40 भी कवर कर जाते हो आउट ऑफ 60, और रिमेनिंग में से 40 में से अगर आप 30 स्कोर करते हो, आपको सोचो 70 तो आपका यही हो गया। अकाउंटिंग का न्यू ग्रुप बना, अगर आपके पास कोई क्लास में ऐड हो सकता है, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्रुप बना के लिंक शेयर कर देना। नहीं, एक ये किया है किसी, अगर वो सीएमए के लिए है तो। चलिए, ये हमारा टॉपिक था कॉस्ट शीट का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मैं आपकी वाली स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है आप, इसमें मैंने लिखा हुआ है पेपर नंबर 2, ठीक है। तो मैं आप कौन कौन चैप्टर करवाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, ये चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ। मैं सारे आपके चैप्टर कवर नहीं करने वाला, क्योंकि टाइम नहीं है उतना उन चैप्टर्स को कवर करने का, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा, स्टडी नोट नंबर 4 रहेगा, फंडामेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग। आप नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि हम इसी चीज में कवर करेंगे इसको। थ्री, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और उसके बाद फिर है मेरा कवर होता है मेरा, और मेरा एनपीओ इसके अंदर, ठीक है। स्टडी नोट नंबर 3 मेरा बुक में भी मार्क कर, अगर बुक आपके पास नहीं है तो बुक लेके बैठा करो। स्टडी नोट नंबर 1, वो है मेरे चैप्टर जो मैं कवर करने वाला हूँ। एक है मेरा बीआरएस बैंक,
स्टेटमेंट, देन मेरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और थर्ड है मेरा डेप्रिसिएशन। बात करूँ तो मेरे पास टोटल 6 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे, अगर मैं कर लेता हूँ 6 चैप्टर ऐसे हैं तो भैया टाइम मतलब आदमी कितना पढ़ेगा यार? थक गया तो एग्जाम कंप्लीट हो जाने थे आपके आज तक। तो पढ़ पढ़ के इतना कितना पढ़ोगे? तो अब ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हो कि जिसके लिए इतना सफिशिएंट है, तो इन 6 चैप्टर्स को आप कवर कर लो। करो, तुम्हारे भाई बहुत अच्छे वाले मार्क्स आ जाएंगे। इन चैप्टर में सब कुछ कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो फिर मुझे बताओ, मैं फिर अगले वाले टॉपिक पे आता हूँ। हॉस्टल में रह गया है, ओके। वो है आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। देखो भैया, बहुत सारे आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको स्क्रीनशॉट लेके ना इनको मार्क करते जाओ। इंपॉर्टेंट ही है सारा का सारा, ठीक है? ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि लिस्ट आउट 4 आइटम्स और 5 आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट और विच आर नॉन कॉस्ट आइटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जरा हम इनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं कि जो हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होते और जो हमारा सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट बनते हैं। पहले मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। इंटरमीडिएट में आओगे तो कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट ऑलरेडी है वहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग का। रिकंसिलेशन, देखो अभी हम कौन सा वाला टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। वहाँ पे अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकंसिलेशन, वहां पे उस चैप्टर के लिए ये टॉपिक है। चैप्टर के लिए ये टॉपिक है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए। तो सबको हम समझते हैं करके। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट शीट में नहीं आता। अभी हमने कॉस्ट शीट पढ़ी थी ना, अभी कॉस्ट शीट में नहीं किया। इनकम टैक्स मेरा शीट का पार्ट नहीं है, ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। क्लियर बात? सेकंड, डिविडेंड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड टू शेयर होल्डर, जो मेरा शेयर होल्डर है भैया, वो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। वो मेरा पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी है, मतलब 12th क्लास, डिबेंचर वाला जो चैप्टर है कैश, वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो डिविडेंड टू शेयर होल्डर भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। इसके बाद है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये भी चैप्टर भी हमने पढ़ रखा है। इसके बाद फिर कैपिटल लॉसेस, लॉस आउट ऑफ सेल, देन और बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर और बैंक इंटरेस्ट। देखो भैया, इंटरेस्ट लोन पे भी हो सकता है, डिवेंचर पे भी हो सकता है, और बैंक इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट हो सकता है। इसके बाद है कॉस्ट शीट में नहीं आता। किसी ने मुझे पैसे दिए तो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा, कॉस्ट शीट में उसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कॉस्ट शीट का मतलब क्या भैया, कि मेरा माल कितने का बन के तैयार हुआ, पैसा कहाँ कहाँ से है वो बात अलग है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट शीट में नहीं आता। कॉस्ट शीट में ये आता है कि उस पर आपका कितना खर्चा हुआ, मतलब मैंने मशीनरी कितने की खरीदी, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, वो इसमें नहीं आएगा। हाँ, उस मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा, उस मशीन के ऊपर कितना एक्सपेंस लगा, वो मेरा कॉस्ट शीट का पार्ट बने। ठीक है, मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली, उस बिल्डिंग को परचेज करने में कितने पैसे लगे वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो अंदर आएगा, वो मेरा कॉस्ट शीट में आ जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, जो मेरे शेयर्स है उस पर डिस्काउंट ज्यादा, वैसे तो अभी टॉपिक हट चुका है एग्जाम में से भी और 12th में से भी हट चुका है। इसके बाद कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी को चला रहा है वो इस बात के लिए भी आपके खर्चे चार्ज करता है और उसको कमीशन मिलता है, वो भी आपका नॉन कॉस्ट आइटम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भैया, इसको मतलब रट लो एकदम, मतलब जिसे कहते हैं रट्टा मार लो अच्छे से, इसको टिप्स पे होना चाहिए। अभी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, हमेशा के लिए टिप्स पे जाना चाहिए कि हाँ भैया ये खर्चे हैं हमारे जो नॉन कॉस्ट आइटम है। अकाउंटेंट, अगर आप कॉस्ट ऑडिट कभी करने गए, मतलब अगर आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस में जाने का सोच रहे हैं आगे चल, इसमें अगर आप गए और आप कॉस्ट ऑडिट करने गए, तो कॉस्ट ऑडिट के टाइम पे अगर आपका रिकंसिलेशन मैच नहीं हुआ, फाइनेंशियल गया, फिर कॉस्ट ऑडिट, फिर कुछ नहीं होता फिर कॉस्ट ऑडिट। तो इसलिए जिसको ये आइटम नहीं पता होंगी वो कॉस्ट ऑडिट कर भी नहीं पाएगा, उसको उसका रिकंसिलेशन मैच नहीं होगा। कमीशन तो आपको पता ही होगा, जो कि अगर मेरे शेयर इशू नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से तो किसी को हम हायर कर लेते हैं, वो मेरा अंडर राइटिंग कमीशन आता है। इसके बाद है मेरा राइटिंग ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम एक्सपेंसेस, अगर मैंने एक्सपेंस को राइट ऑफ करता हूँ तो ये भी मेरा कॉस्ट शीट का पार्ट बनता है। ये मेरा नहीं, और ये किसका पार्ट बनेगा, ये मेरा पार्ट बनेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राइटिंग ऑफ गुडविल हो या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, राइटिंग ऑफ गुडविल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और जो भी खर्चे होते हैं जैसे कंटीजेंट एक्सपेंसेस हो, कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई, तो वो इस। इसके बाद है रिजर्व फॉर बेड डेट, अगर मैंने बेड डेट्स के लिए रिजर्व बना रखे हैं, अगर मैंने प्रोविजंस बना रखे हैं और मैंने प्रोविजंस बना रखे हैं, तो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो ये वो आइटम्स हैं जो हमारे लिए इतने क्रूशियल हैं, जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ऑल शेयर ऑल रिजर्व्स और अपोर्शन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ ऑल रिजर्व्स और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं जब मैं उनको ट्रांसफर करूंगा या फिर मैं अपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करूंगा तो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो ये मेरा शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी चीजों में पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया हुआ है या फिर हम अपनी उस पर चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, या फिर वो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है, वो हमारा कॉस्ट शीट में कवर अप नहीं होगा। फिर उसका ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटरशिप, चलो जी, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर के भी खर्चे आपके अकाउंट होंगे आपके, चाहे वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाए या फिर वो आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जाए, के कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं जाएंगे। ठीक, तो अभी इस वाले चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको अभी तक कितने टॉपिक करा दिए, दो। पहला मैंने आपको क्या करा दिया, कॉस्ट शीट, दूसरा मैंने आपको करा दी नॉन कॉस्ट आइटम, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स। इसके बाद अब हम आते हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर। मेरी एक्सपेंसेस क्या होता है सर? वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिजनेस की लॉन्च डेट, इनकॉर्पोरेशन से पहले खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक रेस्टोरेंट शुरू करना है, तो रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले आपको फर्नीचर लगाना होगा, आपको स्टाफ हायर करना होगा, आपको रॉ मटेरियल शुरू करना होगा, आपको पूरा सेटअप लगाना होगा।
और आपका जो फॉर एग्जांपल आपने ये सारा काम आपने मई में कर लिया और आप 15 जून से अपना रेस्टोरेंट जो है उसका इनॉग्रेशन करने वाले हो, डेट से पहले, उस इनॉग्रेशन की डेट से पहले के जो सारे खर्चे हैं वो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस काउंट हैं। क्योंकि ऐसा तो बहुत मुश्किल है ना कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ, ग्राहक आया पैसे लिए माल बनाया उसको दिया, ऐसा तो है नहीं, आपको कुछ कुछ तो सेटअप करना पड़ेगा ना पहले से। तो ऐसा ही कंपनी के केस में होता है, सारे खर्चे एक कंपनी के शुरू होने से पहले खर्चे हो जाते हैं, पहले के पहले सारे के सारे काउंट होते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया है, फॉर एग्जांपल आप पे कुछ आइडिया आया, आपने कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, स्टार्टअप क्लिक करेगा 3 साल बाद 4 साल बाद का काम बढ़ना शुरू होगा, लेकिन 3-4 साल तक जो आपके खर्चे जा रहे हैं, जो आपके अपनी जेब से पैसे लगा रहे हो, तो सारे खर्चे आपके किस में काउंट होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। तो होता क्या है कि हम उनको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं आगे चल के, बात समझ रहे हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि मेरे बिजनेस शुरू होने से पहले मेरे 50 खर्च हुए। अब सोचो, एकदम से तो ऐसा होगा नहीं ना कि 50 लाख रुपए एकदम से मेरे पास सेल आ जाएगी फिर मेरा प्रॉफिट एकदम से आ जाएगा। तो होता क्या है कि 50 लाख को मैं डिवाइड कर लूंगा 10 साल से, ठीक है, और मैं हर साल मेरे पास 5 लाख रुपए बचे, तो मैं अपने खर्चों में 5 लाख रुपए अपने प्रॉफिट से हर साल माइनस करता चला जाऊंगा। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम अगले वाले अपने टॉपिक पे। ये सबने कर लिया ना नोट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने। देखो भाई, अब आते हैं हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कभी सुना है आप लोगों ने कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सुना ही। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने 11th क्लास पढ़े होंगे, डेप्रिसिएशन वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें उसका एएस होता है कभी आपको याद है इस चीज़ का कि ये एक्सपेंस भी होते हैं इस तरीके के एक्सपेंस। सर इस एक्सपेंसेस आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। होता क्या है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा जो पर्पस होता है वो होता है कि हम अपनी सेल को प्रमोट करते हैं, लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में हम अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं, बट एक्चुअली उतना ज्यादा चीजें सिमिलर है नहीं दोनों एक्सपेंसेस की। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या है कि मुझे इसका बेनिफिट आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कि आपने सेटअप दिया, अब उसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, लेकिन डेफर्ड में क्या है कि उसका उतना लॉन्ग टर्म जाता नहीं है सेटअप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन बाय आईसीएआई, मतलब जो सीए इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिलीज करता है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके एडवर्टाइजिंग को दोनों का ही एग्जाम एग्जाम एडवर्टाइजिंग तो हो सकता है ना। नहीं 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 नहीं, एडवर्टाइजिंग दोनों का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एडवर्टाइजिंग डिपेंड करता है कि किस चीज का एग्जाम्पल। देखो, ये आप क्या आपने बना के तैयार किया है, या तो आप ये बताओ कि ये प्रोडक्ट मेरा बन के तैयार हो चुका है, पहले से तैयार कर दोगे तो वो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा आपका। मतलब दो बातों में फर्क है। आप ये कह रहे हो कि मैं अपने वाला
एक वो आपका एडवर्टीजमेंट हुआ, दूसरा आप कह रहे हो कि मैं ये प्रोडक्ट बना के तैयार करने वाला हूँ, दोनों ही एडवर्टीजमेंट है। मतलब अगर आप लार्ज लेवल पे एज में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों का एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट हो सकता है, बट आप अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट दोनों का एग्जाम्पल इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज लेवल पे होते हैं और जो आपकी बुक्स में हमेशा ड्राइंग एक्सपेंस वाइन फैक्ट्री ओवरहेड। आप समझिए कि अगर आपके फैक्ट्री में कोई माल बन के तैयार हुआ और कोई ओनर उस फैक्ट्री से ही उस प्रोडक्ट को लेके चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो वहां से ड्राइंग काउंट होगी। ड्राइंग में जरूरी नहीं है ना, ड्राइंग में आप ऐसे समझो, अगर ड्राइंग ने कैश विड्रॉ किया तो वो भी एक ड्राइंग है। लेकिन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बंदा मेरा प्रोडक्ट लेके चला गया, मतलब माल लेके चला गया, तो वो कहाँ से काउंट होता है? वो परचेज में से काउंट होता है, ट्रेडिंग काउंट में आता है वो ड्राइंग उसका। तो इसी तरह से कि कोई ड्राइंग अगर वहां की रहेगी जो फैक्ट्री की है तो वो ऊपर जाएगी, कोई ड्राइंग अगर उसकी ऑफिस की है तो वो नीचे वाली इसमें आएगी। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। डिपेंड करता है किस तरीके, अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो फैक्ट्री में जाएगी, रॉयल्टी है तो आपका ऑफिस और एडमिन में और सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखिए, एग्जाम में कई बार ऐसा ना इनके इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो आपसे पूछेगा कैश फोर के लिए कौन सा एप्लीकेबल होता है या फिर इसके लिए कौन सा कैश एप्लीकेबल होता है। तो हमें यहाँ से इनको पढ़ के और ये बताना होगा कि हाँ इसके लिए ये एप्लीकेबल होता है और इसके लिए applicable होता है। वैसे अभी ब्रेक दे रहा हूँ तो एग्जैक्टली 12:10 पे वापस से मतलब इसको मीटिंग को खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, लीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट के लिए आप इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। बोलते बोलते थोड़ा सा वो भी मैं भी जरा पानी पी लूँ। 5 मिनट में मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। अभी हमें करने हैं इसमें बहुत सारे, आज हमें क्वेश्चंस को भी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉस्टिंग के जो हमें बुक से ही करने डायरेक्ट है, बुक से सारे क्वेश्चन आते हैं।